हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। केमिस्ट्री का जो है हम लोग पिछला लेक्चर में यार पढ़े थे, अम्ल और भस्म के बीच में अंतर पढ़े थे, ठीक है। और कुछ भस्म का रासायनिक गुण वगैरह भी पढ़ लिए थे। तो ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज हम लोग आपको पिछला ही लेक्चर में हम लोग बता चुके थे कि हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो आज पढ़ेंगे क्या। अलग अलग वैज्ञानिक ने अम्ल और भस्म के बारे में जो कुछ कुछ बात बताया था, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अम्ल और भस्म तो क्या है नहीं है वो हम लोग जान लिए, लेकिन वैज्ञानिक जो था कौन सा बात सही हुआ कौन सा बात गलत हुआ वो भी थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। हालांकि बिहार बोर्ड के लिए उतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जितना जानना जरूरी है उतना हम जरूर बताएंगे, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम यही शुरू करते हैं कि आज हम लोग वही बताने वाले हैं कि अम्ल और भस्म के बारे में जो वैज्ञानिक ने कुछ कुछ बात बताया था वही आज हम लोग को पढ़ना है, तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो वैज्ञानिक था वो था अरहेनियस। अरहेनियस वैज्ञानिक का नाम था अरहेनियस। अरहेनियस जो है, अरहेनियस का सिद्धांत, अरहेनियस का सिद्धांत सबसे पहले पढ़ेंगे। ये जो है अम्ल और भस्म के बारे में क्या क्या बताया वो पढ़ना है, ठीक है। अम्ल और भस्म के बारे में जो बताया वो पढ़ना है। तो अरहेनियस का सिद्धांत जो है, ये सबसे पहले जो अरहेनियस का सिद्धांत है, आज सबसे पॉइंट वाले बात ये बताते हैं। पढ़ता तो सब है अरहेनियस का सिद्धांत, बिहार बोर्ड का बच्चा। उसके आगे जो है ब्रस्टन एंड लॉरी, उसका जो है ना कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। ब्रस्टन लॉरी हो गया, बस वो ये बस दो गो है, ठीक है। और लेविस है। बस ये तीन को सिद्धांत है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है तो बिहार बोर्ड के लिए अरहेनियस का सिद्धांत, क्योंकि हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन क्वेश्चन बनने का जो चांस होता है वो अरेनियस का सिद्धांत से ही होता है। तो अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है कि अरेनियस का सिद्धांत जो दिया गया था। हालांकि बिहार बोर्ड का आदत है हमेशा से कि घुमा फिरा का क्वेश्चन पूछना, ऐसा क्वेश्चन जो कि बच्चा सोच भी नहीं सकता था या फिर टीचर ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा एक क्वेश्चन यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन पे तुम लोग हमेशा से गौर करना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछने का बहुत चांस होता है। तो अरेनियस का सिद्धांत में सबसे पहला जो चीज आता है, कि सबसे पहला जो हाईलाइट वाला पॉइंट आता है एग्जाम के व्यू से, वो ये आता है कि अरेनियस का सिद्धांत कब दिया गया था। तो हमारा जो जवाब होगा वो 1884, मतलब 1884। 1884 में ये सिद्धांत दिया गया था। यहाँ लिख दो 1884, ठीक है। मतलब 1884 में दिया गया था। अरेनियस का सिद्धांत के बारे में सब जानेगा, लेकिन तुमको ये जो बताइए ये वाला पॉइंट, ये तुम देखना, दोस्त से पूछ के देखना, नहीं बताएगा। और जो अरेनियस जो है वो अम्ल और भस्म के बारे में अलग अलग चीज बताया। सबसे पहले जो अम्ल के बारे में बताया वो हम पढ़ लेते हैं। अरे हम लोग जो पढ़े थे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अम्ल का परिभाषा पढ़ लिए थे यार, अब उसको हम नहीं दोहराएंगे, क्योंकि तुम लोग भी सोचे यार एक ही चीज को कितना बार दोहराएंगे। क्योंकि वो जो चीज़ है हम लोग पिछला लेक्चर में इतना डीप में जाके पढ़े हैं कि कोई जवाब नहीं, क्योंकि हर अगर जो बच्चे मेरा वीडियो देख लिया अम्ल किसे कहते हैं, तो वो बच्चा भी बोर होगा अगर सुन के, ठीक है। क्योंकि अम्ल का परिभाषा कितना बार हम बता चुके, ये बात हम भी नहीं बता सकते। अम्ल का परिभाषा हम नहीं आएंगे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। अम्ल का परिभाषा आप लोग जो भी जानते हैं, ठीक है, या फिर एक बार आप उल्टा के देख लीजिएगा, या फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा जो भी है। तो अम्ल का परिभाषा यानी कि मोटा मोटी आप लोग जान रहे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ जो है क्या नाम है, अरहेनियस के अकॉर्डिंग क्या है अम्ल का परिभाषा, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है उसे ही अरहेनियस अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि कोई भी पदार्थ है, मान लो कि यार तुम्हारे अकॉर्डिंग केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग HCl एक एसिड है, ठीक है। अब अगर HCl को अगर हम वाटर में मिलाएंगे, ये HCl को वाटर में मिलाएंगे, इसका कहना है यहाँ से H+ बाहर आना चाहिए। H+ को ही हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। यानी कि अगर ये H+ बाहर, अंदर क्या है नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन अगर H+ बाहर आया तो क्या कहने के, तब जो है वो अरेनियस इसको एसिड कह दिया। अगर H+ बाहर आया कोई से भी पदार्थ से, कोई सा भी तुमको पदार्थ है, अगर उससे H+ अगर बाहर आ रहा है तो समझ जाओ कि यार वो तुम्हारा एसिड है, ठीक है। अरेनियस बोल रहा है ऐसा, ठीक है, अरेनियस बोल रहा है। हालांकि ये बात सही भी है, क्योंकि हम तुमको ये बात हमें पहले भी बता चुके थे, जितना भी एसिड है उसमें सब, अगर तुम वाटर मिलाते हो, अगर तुम वाटर यानी कि H2O अगर तुम मिला रहे हो तो वहां से हाइड्रोजन आयन बाहर आएगा ही आएगा। तुम जो है अम्ल का रासायनिक गुण में भी तुम देखे होगे यार H+ बाहर आ रहा है। तो ये मोटा मोटी इसका परिभाषा सही था, तो परिभाषा सही था तो, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी जो परिभाषा दी है वो ज्यादा सटीक है। लेकिन इसका जो ना कुछ कुछ केस में जाए ना, कुछ कुछ केस ऐसा होता है जहाँ पर H+ आयन बाहर नहीं निकलता है, ठीक है।
और बहुत मतलब 95% केस यानी कि 97-98% केस ऐसा होगा तुमको H+ बाहर निकलेगा, लेकिन 2% केस ऐसा होता है जहाँ पर केस बाहर नहीं निकलता है, जिसके कारण केमिस्ट्री इसको अपना नहीं माना, क्योंकि केमिस्ट्री के पास जब 100% सटीक परिभाषा है तो इसका परिभाषा भाई क्यों लेगा। ठीक है, तो हम अर्हेनियस का सिद्धांत यहाँ पर मतलब मोटा मोटी सही दिया था जवाब। ठीक है, मोटा मोटी सही दिया था, इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं कि अर्हेनियस का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर तुमसे बोर्ड वाला पूछता है कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा बताइए, तो अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा जो होने वाला है मेरी जान, वो ये होगा कि अम्ल क्या है, मतलब तुम यहाँ लिखना अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा है, फिर नीचे डाल दे के लिखना अर्हेनियस के अनुसार अम्ल उसे कहते हैं जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, उसे ये हम कहते हैं अर्हेनियस के अनुसार हम। ठीक है, और क्या बोलते हैं तुम 2-4 एग्जाम्पल लिख देना, 2-4 एग्जाम्पल में तुम सब एग्जाम्पल दें, तुमको क्या बोले 98% वो 2% क्या आता है उसका एग्जाम्पल तुम जानते भी नहीं होगे। ठीक है, वो जो है H2SO4 लिख दो, तुम यहाँ पर HNO3 लिख दो, जो जो तुम पढ़े हो सारा एसिड का नाम लिख दो। और उससे भी नहीं होगा तो यार तुम रिएक्ट करवा के दिखाना, जैसे कि HCl+H2 अगर करवाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर H+ बाहर निकलेगा तो यहाँ पर तुमको आ जाएगा H2O। रुको, तुमको पिछला वीडियो में जो है अम्ल का जब रासायनिक गुण पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर हम ये बताए थे तुमको। ठीक है, यहाँ पर उस टाइम हम बताए थे वो वाला जो है ना रिएक्शन, अगर तुम नहीं भी लिखा वाला कि रिएक्शन का जरूरत नहीं है, रिएक्शन जो है ना बुक में भी तुम्हारा नहीं दिया हुआ, बस खाली H+ बाहर निकलता है इतना बताया गया। ठीक है, रिएक्शन वो दिया हुआ है लेकिन बुक में नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए हमको भी नहीं पता रिएक्शन जो है ना। लेकिन पिछला वीडियो में तुमको बताए थे अम्ल का रासायनिक गुण जो पढ़ा रहे थे, तभी हम तुमको बताए थे H+ आयन के बारे में, या फिर रिएक्शन जब होता है तभी बताए थे हम। तो ये था अर्हेनियस के अनुसार अम्ल का परिभाषा। अर्हेनियस के अनुसार क्षार या भस्म, उसके अनुसार तो क्षार या भस्म एक ही था ना भाई, वो क्षार अर्हेनियस जो है ना क्षार और भस्म को एक ही मानता था, लेकिन केमिस्ट्री ये चीज को एक नहीं मानता है, केमिस्ट्री ये चीज को एक नहीं मानता है। ठीक है, केमिस्ट्री ये दोनों को अलग अलग मानता है। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या है दोनों में अंतर, वो भी हम तुमको बता चुके हैं पिछले वीडियो में। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये इसको क्या कहते हैं, जिस पदार्थ को जल में मिलाने पर OH- आयन मिले, जैसे कि अम्ल क्या था भाई, जो अम्ल में क्या था कि H+ आयन प्रदान होता था, बाहर मिलता था, और भस्म में क्या होगा OH- आयन निकलेगा। जैसे कि तुम कोई सा भी ले लो NaOH, तो ये OH बाहर आ जाएगा, इसको अगर वाटर में मिलाएंगे तो OH बाहर आ जाएगा, यही बात है। तो अर्हेनियस के अनुसार मोटा मोटी तुम लोग ये समझ गए अम्ल और क्षार का परिभाषा। ठीक है, तो अम्ल का परिभाषा क्या है भाई, जल में घुलकर H+ अगर प्रदान कर रहा है तो वो अम्ल हो गया, और जल में घुलकर अगर OH- प्रदान कर रहा है तो वो हो गया तुमको भस्म। ठीक है, तो मोटा मोटी ये टॉपिक खत्म होता है। और तुमको हम ये भी बताए थे कि यार इसके बाद जो है ब्रोंस्टन एंड लोरी वगैरह, तो वो तुमको जो है ना नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अब तुम बोले कि जब इसका मोटा मोटी जब सही था तो जब तो इसको ले लेना चाहिए था यार, कहीं नहीं लिया। तो आप देखो उसका जो है ना मतलब कुछ कुछ मतलब अच्छा बात भी बताया, कुछ अच्छा बात बताया, कुछ खराब बात बताया। एग्जाम में अगर पूछे तो वो लिखना है। ठीक है, अर्हेनियस के सिद्धांत के गुण बता रहे हैं और अर्हेनियस के सिद्धांत के दोष बताइए, हो सकता है 5 मिनट क्वेश्चन पूछते तो वो क्वेश्चन हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तुमको बताएंगे अर्हेनियस अच्छा बात बताएंगे, गुण बताएंगे, यानी कि गुण क्या हुआ, अच्छा बात हुआ ना। तो गुण तुमको बता रहे हैं अर्हेनियस के सिद्धांत के गुण। ठीक है, यहाँ पर गुण लिख लो। गुण अगर बता रहे हैं तो गुण में सबसे पहला पॉइंट आता है अर्हेनियस के सिद्धांत जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का व्याख्या था। भाई सही बात है, अगर तुम कोई सा भी एसिड लो, उसको तुम जल में मिलाने के बाद तुम बताया, और तुम बेस लो, उसको भी तुम जल में मिलाने के बाद तुम बताया, तब ना यार केमिस्ट्री को पता चला अच्छा यार जल में मिलाते हैं तो ऐसा रिएक्ट होता है, तभी तो आगे चल के यार वो लोग मतलब रिएक्शन वगैरह करने लगा। तो ये उसका कुछ फायदा बता, अर्हेनियस का सिद्धांत से क्या क्या फायदा हुआ ये बता रहे हैं मोटा मोटी बात। ठीक है, तो गुण में पहला पॉइंट हो गया तुमको अर्हेनियस का सिद्धांत जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की व्याख्या करता है। हम पूरा पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, हम शॉर्टकट में लिखे। ठीक है, बाकी तुम जो हम तुमको बोले हैं अर्हेनियस का सिद्धांत जलीय विलयन में व्याख्या था, ठीक है, तो वो तुम अपने से लिख लो।
क्योंकि हमारा जो लेक्चर होगा वो शॉर्ट होगा, तो इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं अपने से लिखो, वीडियो को रोको यार और मेरा बात सुनो, लिखो अरेनियस के सिद्धांत जलीय विलयन में अम्ल और क्षार की व्याख्या करता है, ठीक है। तब भी वैज्ञानिक सबको पता चला अच्छा यार, तब ना मतलब अगर इसका फेल माना गया तो आगे जो चलेगा ना, जैसे देखो अगर मान लो कि तीन आदमी तीन गो साइंटिस्ट है, वो किसी चीज पे रिसर्च कर रहा है, तो एक साइंटिस्ट अगर फ्लॉप हो गया तो दूसरा साइंटिस्ट उसका फ्लॉप पे काम करेगा। फ्लॉप उसका क्यों हुआ, क्या कमी था उसका, वो ऐसा कमी किया या फिर उसी का सिद्धांत से आगे बढ़ता है, वो ऐसा होता है। तो जो इसका जो फ्लॉप हुआ तो ये तो उससे तो ये तो पता चल गया ना आदमी लोग को कि दूसरा वैज्ञानिक ये पता चल गया यार हाँ जल में मिलाने पर भी कुछ कुछ होता होगा, तो उससे यार रिएक्शन वगैरह करने लगा तो आदमी को पता चला। तो वही बात है कि अरेनियस का सिद्धांत जो है का गुण जो है ये तुमको जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का व्याख्या करता है। और दूसरा पॉइंट जो है अम्ल और क्षार के अणु जल में आयन में टूट जाता है, इस क्रिया का आयनीकरण कहते हैं। अब आयन आपको पूछेगा अगर आयनीकरण किसे कहते हैं, हो सकता है कि यार 2 नंबर में परिभाषा पूछते कि आयनीकरण किसे कहते हैं, तो देखना जब अम्ल और क्षार के अणु मतलब अम्ल और क्षार का अणु जल में आयन में टूट जाता है, जैसे कि अम्ल है तुम, ठीक है, और यहाँ पर क्षार है, अभी दोनों का अणु जल में टूट जाता है, यही प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका टूटेगा H+ और इसका टूटेगा OH-, जो यही दोनों मिलकर आयनीकरण बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल और क्षार के अणु जल में, अम्ल और क्षार के अणु के इसका अणु और इसका अणु जल में आयन में टूट जाता है, आयन में टूट जाता है, इस क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। जैसे कि तुमको बोले थे ना H+ आयन बोले थे यहाँ पर, और यहाँ पर OH- आयन बोले थे, तुमको वही आयन बोल रहा है, वो जो आयन बाहर निकलता है वही प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट में तुम लिख दोगे, यहाँ से तुमको आयनीकरण का तुमको पता चला कि हाँ भाई आयनीकरण नाम का भी कुछ चीज होता है, तो यहाँ से उसको ये बात पता चला अम्ल और क्षार के अणु जल में आयन में टूट जाता है, इस क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। अम्ल और क्षार का आयन में टूटना, ठीक है। बाकी तुम लिख लो, हम तुमको बता दें क्या लिखना। अम्ल और क्षार के अणु जल में आयन में टूट जाता है, इस क्रिया को आयनीकरण कहते हैं। ये जो पूरा प्रक्रिया होता है यही क्रिया को आयनीकरण कहते हैं, आयनीकरण, ठीक है। हो सकता है तुमको पूछ दे, हो सकता है मतलब चांस है, ठीक है, और हो सकता है नहीं भी पूछे, लेकिन चांस बनता है कि पूछ दे, जब पूछ दे तो उसको पता है। यहाँ से हम तुमको 2 चीज बताइए, ये लेक्चर में तुमको 2 चीज बताया, क्या है 1884 और दूसरा चीज ये बता आयनीकरण। तो तीसरा पॉइंट जो बन रहा है तुम्हारा, तो तीसरा पॉइंट बन रहा है आयन में टूटने की दर अम्ल और क्षार के प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो आयन में जो टूटेगा तो ये भी देखेगा कि वो एसिड या फिर बेस कितना स्ट्रांग है, तुमको बताया था ना सबल अणु दुर्बल अणु, सबल बंध दुर्बल बंध, वो उस पर भी डिपेंड करेगा तुमको। सबल अम्ल है तो कितना तेजी में आयन में टूटेगा, तो वो भी तुमको बताया। आयन में टूटने की दर अम्ल और क्षार के प्रकृति पर निर्भर करता है। आयन में जो टूटेगा, आयन में टूटने की दर अम्ल और क्षार की प्रकृति पर निर्भर करता है, आगे तुम लिख लो, ठीक है। बाकी 3 पॉइंट हो गया, यानी कि 3 पॉइंट ही अगर तुम लिखोगे तो नंबर तुमको मिल जाएगा, क्योंकि तुमको या फिर गुण लिखना है तो फिर आगे दोष भी लिखना है, तो 3-3 पॉइंट लिखो तो चलेगा, ठीक है। हालांकि बच्चा सब यहाँ 2 ही पॉइंट लिखता है, कुछ बच्चा को आता भी नहीं है, तुम यहाँ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट लिख लो तो बहुत बड़ी बात है। चलो हम चौथा पॉइंट भी बता सकते हैं। सबल अम्ल जल्दी आयन में, जब से तुमको पता है ना जिससे पहला पॉइंट आयन में टूटने की दर अम्ल और क्षार के प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये पॉइंट का एक्सपेंशन अगला पॉइंट पे किया है कि सबल अम्ल जल्दी आयन में टूटता है जबकि दुर्बल अम्ल जल्दी आयन में नहीं टूटता है। तो चौथा पॉइंट में तुम ये लिख लो सबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड लिखते हैं, तुम सबल अम्ल लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा तुमको वो फास्ट में टूटेगा, पूरा रैपिड होगा, मतलब उसका जो ना तुरंत टूट जाएगा, उसमें कितना आयन में तुरंत टूट जाएगा। लेकिन वही वीक अगर एसिड रहेगा तो वो अगर वो उसका जो प्रोसेस होगा वो स्लो आयन में टूटेगा, ठीक है। और ये 5वां पॉइंट में लिखना कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा, यानी कि सबल भस्म जल्दी आयन में टूटेगा और ये फास्ट होगा,
और दुर्बल भस्म जो है वीक बेस, वो क्या होगा, स्लो होगा, धीरे धीरे आयन में टूटेगा। बस यही बात बताया। तो ये चीज तुमको समझ में आ गया। चौथा पॉइंट क्या है, सबल अम्ल जल्दी आयन में टूटता है, जबकि दुर्बल अम्ल लेट से आयन में टूटेगा। फिर पांचवा पॉइंट क्या बोले, सबल भस्म जल्दी आयन में टूटेगा, जबकि दुर्बल भस्म देर से आयन में टूटेगा। ये तुमको अम्ल अरेनियस का गुण हो गया टोटल। मतलब अच्छा बात हम लोग पढ़ लिए। अब जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, अब उसका जो बताया था उसका दोष पढ़ेंगे, क्या खराबी। सभी पदार्थ के लिए सिद्धांत तुमको हम पहले ही बताए थे कि 98% में ये लागू होगा। मतलब 98% का सही था, वो 2% के कारण यहाँ पर पॉइंट एक लिखा है, सभी पदार्थ में यह नियम लागू नहीं होता है, यह सिद्धांत लागू नहीं होता, लिखा हुआ है सिद्धांत लागू नहीं होता है। और वो क्या बताया था, अम्ल अरेनियस के अनुसार अम्ल उस को कहते हैं जो कि H+ आयन प्रदान करता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो कि H+ आयन प्रदान नहीं करता, तो तभी तो ये फ्लॉप हो गया। और भस्म में भी वही होता था। तो अरेनियस बताया था भस्म के बारे में कि जो भाई जल में घुल के OH- आयन प्रदान करेगा उसको हम भस्म कहते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा हुआ नहीं। तो वो 2% के कारण ये एक पॉइंट लिखा गया कि सभी पदार्थ के लिए यह नियम लागू नहीं होता है। दूसरा पॉइंट में बताया है कि अरेनियस अम्ल और क्षार की विवेचना सिर्फ जलीय घोल में करता है। जितना तुम अगर बात करो अम्ल और क्षार का, तो या तो तुम अम्ल ले लो, या तो अगर यहाँ पर वाटर होता ही नहीं, अगर H2O होता ही नहीं, तो ये जो है ना अरेनियस का सिद्धांत यहाँ आता ही नहीं, क्योंकि इसका जो सिद्धांत है पूरा वाटर पे डिपेंड है। देखो तुम अगर अम्ल का भी परिभाषा ही बताया किस पे, वाटर पे बताया, क्षार का भी बताया तो वही वाटर पे, मतलब वाटर नहीं होता तो ये सिद्धांत भी नहीं होता, ऐसा समझो। अम्ल सिद्धांत का विवेचना सिर्फ जलीय विलयन में किया है, और मतलब कोई विलयन में किया ही नहीं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अरेनियस अम्ल और क्षार की विवेचना मतलब उसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ जलीय विलयन में किया है। लिखो यहाँ पर, नहीं तो हम बता रहे, वो लिखो अरेनियस अम्ल और क्षार की विवेचना सिर्फ जलीय घोल में बताता है या फिर जलीय विलयन में बताता है, लिख लिया होगा। तीसरा पॉइंट है अरेनियस के अनुसार कुछ यौगिक जैसे SO2, SO3, CO2, Na2O, MgO आदि का अम्ल और क्षार की विवेचना नहीं कर पाता। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में तुम लिखोगे SO2 है, CO2 है, Na2 है, MgO है। ठीक है, आपको बच्चा बोलेगा कि ये एसिड बेस भी है क्या, हाँ भाई एसिड बेस भी है। तुमको हम पिछला वीडियो में बताए थे कि मतलब मेटल का ऑक्साइड होगा तो एसिड होगा या बेस। वो देखो यहाँ मैग्नीशियम है, उसका ऑक्साइड है, लास्ट में वो लग गया, तो वही चीज़ है यहाँ पर। नाइट्रोजन सोडियम का ऑक्साइड है, तो वही चीज़ है एसिड बेस। तो ये सब के पे अगर करेगा तो इस पे हाइड्रोजन कहीं तुमको दिख रहा है क्या? अगर MgO को तुम वाटर में मिलाओगे, देखो यहाँ पर रिएक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लिए थे MgO, तो अगर MgO को हम H2O में मिलाएंगे तो यहाँ बनेगा तुमको MgOH का होल 2 और प्लस में H2O बनेगा, और यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 लगेगा, है ना? हाँ 2 लगेगा। बाकी यही था तुम्हारा रिएक्शन। तो यहाँ पर कहीं तुमको H2O निकला भाई, H+ आयन नहीं निकला। तो यहाँ पर इसके लिए सभी पदार्थ पर ये नियम लागू नहीं होता। तो उसका एग्जांपल तुमको ये हो गया, जैसे कि हम तुमको बताया था पिछले बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम तुमको बता दिए। अरेनियस के अनुसार कुछ यौगिक लिखना, तीसरा पॉइंट, कि अरेनियस के अनुसार कुछ यौगिक जैसे SO2, SO3, CO2, Na2O, MgO आदि का अम्ल और क्षार की विवेचना नहीं कर पाता है, जैसे कि तुमको बता दिए हम। ठीक है, तो आप देखो कोई भी चीज़ को गलत साबित करने के लिए जो है आजकल एक चीज़ काफ़ी हो गया। तुम्हारा अगर एक चीज़ गलत बता दिया तुम, तो वो पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हम तुमको इसका 3 बात गलत बता दिए, मतलब उसका फ्लॉप हो गया, पूरा कहानी इसका फ्लॉप हो गया। ठीक है, हाँ चलो, हमको एक चीज़ अभी याद आया, यहाँ पर एसिड और बेस मिलकर जो रिएक्शन होता था उसको क्या कहते थे यार? कमेंट में बताना। तो इसका अगर जो पिछला लेक्चर देखे हो तो बताना। अम्ल और भस्म के, जब अम्ल और भस्म के बीच अंतर बताए थे ना, उसके जस्ट बाद हम ये टॉपिक बताए थे, अभी याद आया हमको तो हम पूछ लिए। तो ये चीज़ पूछना तो मेरा हक बनता है भाई, हम बताएं तो। ठीक है,
बाकी तुमको प्रोस्टेंट लॉरी का सिद्धांत अलग चीज़ है, वो लेविस के अनुसार से अलग चीज़ है, ठीक है, वो तुमको नहीं पढ़ना। अब देख लेते हैं तुमको पढ़ना क्या, पीएच के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम तुमको 2 लेक्चर पहले बताए थे कि पीएच के बारे में भी हम तुमको बताएंगे। तो पीएच के बारे में जानने से पहले पीएच से देखते जानते हैं पीएच क्या होता है, ठीक है, जान लेते हैं कि आप पीएच होता क्या है। तो पीएच के बारे में जाने